रिसेंटली नार्कोटिक्स ब्यूरो ने आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट कर लिया है। पिछले साल हमने देखा था कि बॉलीवुड के कुछ बड़े चेहरे भी इसी मामले में सामने आए थे। सिर्फ कैनबिस ही नहीं, कोकेन और हेरोइन जैसे ड्रग्स को बहुत ही कॉर्पोरेट तरीके से प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनके पीछे की सप्लाई चेन जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और कैसे ये ड्रग माफियाज पिछले 30 साल से इस इलीगल इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी बनाए रखे हैं और इस पूरे चीज़ के मेन बेनिफिशियरीज कौन हैं। साथ ही बात करेंगे इस ऐसी स्टोरी के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक ड्रग पोर्टल को पकड़ने के लिए FBI को कितने ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए और द इकोनॉमिक्स ऑफ ड्रग्स को समझिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इन डेप्थ रिसर्च और प्रीमियम कंटेंट के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। तो शुरुआत करेंगे कोकेन और हेरोइन से। कोकेन मेनली कोका लीव्स से बनता है और ये मेनली कोलंबिया, बोलीविया और पेरू इन कंट्रीज में बनता है। दुनिया में जितना भी कोकेन है उसमें से 90% कोकेन इन 3 कंट्रीज में बनता है। अगर हम हेरोइन की बात करें तो दुनिया का 90% हेरोइन सिर्फ एक कंट्री में बनता है और वो है हमारी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान। हेरोइन ओपीएम पॉपी से बनता है। अफगानिस्तान में लगभग 6 लाख फार्मर्स इसकी खेती करते हैं और फिर इन ओपीएम पॉपी से हेरोइन बनाया जाता है। आपको बता दूं कि पिछले साल कोविड-19 के चलते कई सारे बिजनेसेस की ग्रोथ रुक गई थी, कई सारे बिजनेसमैन की नेटवर्थ कम हो गई थी। ऐसे में ओपीएम पॉपी का प्रोडक्शन 37% से बढ़ गया था। अब बात करते हैं ड्रग्स के प्रोडक्शन की। तो कोका लीव्स और कुछ केमिकल को यूज करके कोकेन को बनाया जाता है। 1 किलो कोकेन बनाने के लिए 1 टन कोका लीव्स की जरूरत होती है। अगर हम कोका लीव्स की प्राइस देखें तो वो उतनी ज्यादा नहीं होती। 1 टन कोका लीव्स लगभग 28,000 रुपए में मिलते हैं, लेकिन जब तक उनकी प्रोसेस हो जाती तब तक उनकी प्राइस बढ़ जाती है और 1 किलो कोकेन की प्राइस लगभग उसके डबल हो जाती है, यानी लगभग 60,000 रुपीज़ के करीब आती है। लेकिन जब तक ये कोकेन एंड यूजर तक पहुंचती है तब तक प्राइस एक्सप्लोड हो चुकी होती है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है और यहाँ पर अलग अलग जो कार्टल्स है वो कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं। अब बात करते हैं ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में। ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बिजनेस बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है, वही डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। जैसे कि हमने देखा कि कोकेन की 1 किलो की प्रोडक्शन कॉस्ट निकल कर आती है 50 से 60,000 रुपए, लेकिन जब तक ये 1 किलो कोकेन यूएस के एंड यूजर तक पहुंचता है तब तक इसकी प्राइस हो चुकी होती है $100,000, यानी करीब 75 लाख रुपीज। पहले हेरोइन को अफगानिस्तान से ईरान, इराक, सीरिया और टर्की के रास्ते यूरोप में ट्रांसपोर्ट किया जाता था और वहां से यूएस में ये ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होता था। लेकिन जैसे ही सीरिया में वॉर शुरू हुए वैसे ही ड्रग के ये जो कार्टल्स हैं इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का रास्ता बदल दिया। ड्रग्स माफियाज हमेशा कोशिश करते हैं कि ड्रग्स की बाकी की प्रोसेसेस उन कंट्रीज में हो जो अनस्टेबल हैं, वही ट्रांसपोर्ट उन कंट्रीज के जरिए किया जाए जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। जैसे उन्होंने देखा कि सीरिया में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। अब वो अपना हेरोइन अफगानिस्तान के रास्ते पहले अफ्रीका ले जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने देखा कि अफ्रीका में वो कौन सी कंट्रीज है जो स्टेबल हैं। तो उसमें उन्हें केनिया और टांजानिया, ये 2 कंट्रीज ऐसे मिले जो काफ़ी स्टेबल हैं और फिर वहाँ से वो यूरोप और यूएस में अपना ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो एक्चुअली ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आसान भाषा में इन्हें कार्टल्स कहते हैं, ड्रग्स कार्टल्स। ये ड्रग्स कार्टल बिल्कुल एक बिजनेस फ्रेंचाइजीज की तरह काम करते हैं। जैसे डोमिनोज और KFC की फ्रेंचाइजीज होती है, उसी तरह इन कार्टल्स की भी फ्रेंचाइजीज होती है। बिल्कुल कॉर्पोरेट्स की तरह ये कार्टल्स लोगों को हायर करते हैं, उन्हें ट्रेन भी करते हैं। इनफैक्ट द झीटास करके एक कार्टल है जो लोगों को ट्रेन तो करता ही है, साथ ही उन्हें गुडीज भी देता है कंपनी की तरफ से, जैसे कि कैप्स, टी-शर्ट्स एटसेट्रा, ताकि उन्हें भी फील आए कि वो द झीटास ग्रुप का पार्ट है। कोलंबिया जैसी कंट्रीज जहां पर 80% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वहां पर ड्रग पेडलर्स को हायर करना इन कार्टल्स के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यूथ आसानी से गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। टैलेंट और जॉब्स के बीच की इस दूरी को हायर एक्ट आसानी से मिटा देता है। हायर एक्ट आज के इस वीडियो के प्रायोजक है और उनकी वजह से ही आज का ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। जब बात आती है 100% वेरीफाइड जॉब्स की, तो हायर एक्ट इज अ मस्ट ऐप इन योर डिवाइस। यहाँ 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स और कंपनीज डायरेक्ट हायरिंग कर रहे हैं और कोई भी कंसल्टेंट या मिडलमैन जॉब पोस्ट नहीं कर सकता। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ आप डायरेक्टली स्टार्टअप्स के CEOs के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी जॉब प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉलेशन से लेकर प्रोफाइल क्रिएट करने तक का सफर
बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है। बस कुछ सवाल के जवाब आपको देने होते हैं जिनके ऊपर हायरिट का एल्गोरिदम आपके लिए रिलेवेंट जॉब प्रोफाइल्स शो करता है। बहुत ही सेफ और सिक्योर ये प्लेटफॉर्म है। तो अभी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके अपनी कॉर्पोरेट जर्नी शुरू कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हायरिट ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए। जनरली कार्टल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक वो कार्टल होते हैं जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी लेते हैं और एक वो कार्टल होते हैं जो स्टार्ट से एंड तक पूरी सप्लाई चेन मैनेज करते हैं, जैसे कि पाब्लो एस्कोबार का मेडाइन कार्टल। पाब्लो एस्कोबार का मेडाइन कार्टल बिल्कुल आइकिया की तरह काम करता था। आइकिया के अपने खुद के फॉरेस्ट यानी जंगल है, वहाँ से वो लकड़ियाँ और बाकी फर्नीचर के लिए जो रॉ मटेरियल है वो लेकर आते हैं, खुद उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही शिप से उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं और अपने ही आउटलेट्स के जरिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेडाइन कार्टल भी कुछ इसी तरह काम करता था। खुद कोका लीव्स ग्रो करना, खुद ही उन्हें प्रोड्यूस करना और खुद ही उसे एंड यूजर तक डिस्ट्रीब्यूट करना। और अपने इस पूरे एंड टू एंड सप्लाई चेन को सही तरह से मैनेज करके पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ 2.5 लाख करोड़ के करीब चली गई थी। लगातार 7 साल वो फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में थे और 1989 में वो 7th रिचेस्ट पर्सन थे दुनिया में। जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, उसी तरह ये ड्रग कार्टल्स अपने बिजनेस को भी इवॉल्व कर रहे हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में अपना बिजनेस वो कम्प्लीटली ऑनलाइन करने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। साल 2011 से 2013 के बीच डार्क वेब पर सिल्क रोड नाम की वेबसाइट चल रही थी। ये वेबसाइट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थी इलीगल गुड्स के लिए और सिर्फ 2 साल में ही इस पोर्टल के जरिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के इलीगल गुड्स बेचे गए थे और इसीलिए ये हिट लिस्ट पर थे FBI के। लेकिन करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी FBI इन्हें नहीं पकड़ पाया। लेकिन एक पर्सन ने ये करके दिखाया और उस पर्सन से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उस शख्स का नाम था गैरी एल्फोर्ड, जो कि न्यूयॉर्क का एक टैक्स इंस्पेक्टर था। गैरी को एक आदत थी कोई भी चीज़ 3 बार पढ़ने की। जो भी ईमेल उसे आता था वो उसे 3 बार पढ़ते थे, जो भी बुक वो पढ़ते थे वो उसे 3 बार पढ़ते थे। उसके पीछे उनका ये लॉजिक था कि अगर मैं किसी चीज़ को 3 बार पढ़ूंगा तो वो मुझे अच्छे से याद रहेगा। हालांकि गैरी को ड्रग्स और उसके ट्रांजैक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने बिटकॉइन का वाइट पेपर 3 बार पढ़ा तो उन्हें उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया। गैरी एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था और उसकी फेवरेट केस स्टडी थी सन ऑफ सैम, जो कि एक टाइम US का एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था। काफ़ी साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी सन ऑफ सैम पकड़ा नहीं गया, लेकिन यहाँ पर एक इंस्पेक्टर ने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई भी किलर किलिंग करने के बाद रास्ते में पार्किंग के लिए पे नहीं करेगा, इसलिए ऐसे लोगों की लिस्ट निकालते हैं जिन्होंने उस टाइम पार्किंग टिकट नहीं लिया था और जिसकी वजह से उन्हें फाइन लगाया गया था। और फिर बाद में पता चला कि जिन जिन जगह पर वो किलिंग्स हुई थी वहां पर एक पर्सन कॉमन था और वो था सन ऑफ सैम। तो इस केस स्टडी से गैरी ने ये सीखा था कि हमें हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए और इसी लर्निंग के साथ उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। गैरी ने सबसे पहले ये देखा कि सिल्क रोड के बारे में सबसे पहली पोस्ट इंटरनेट पर कब गई है और वहाँ पर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि एक बिटकॉइन फोरम पर सिल्क रोड का एक सबसे पहला पोस्ट गया था और उसकी मदद से बाद में सिल्क रोड के ओनर को पकड़ा गया। तो इस तरह गैरी ने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जो चीज़ FBI नहीं कर पाई वो चीज़ करके दिखाई। इस स्टोरी को जॉर्ज मैक ने अपने ट्विटर हैंडल पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ड्रग्स के इस पूरे बिजनेस में एक चीज़ बहुत यूनिक और शॉकिंग है और वो ये है कि पिछले 30 साल में ड्रग्स की जो प्राइस है वो बिल्कुल स्टेबल है, यानी ना वो कम हुई ना ही ज़्यादा। चाहे कितनी भी अनस्टेबिलिटी इकोनॉमी में आए, कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, उन्होंने प्राइस हमेशा स्टेबल रखी और इसी वजह से कई सारे फार्मर्स उसके रॉ मटेरियल से जुड़ते हैं, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उससे जुड़ते हैं ये सोचकर कि प्राइस स्टेबल है और यहाँ पर फ्लक्चुएशन का कोई भी खतरा नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि 1 किलो कोकेन बनाने में 50,000 रुपीज़ लगते हैं, वही एंड यूजर तक जब वो US में पहुंचता है तब तक उसकी प्राइस 74 लाख रुपीज़ हो जाती है। तो अगर आगे चलकर 50,000 का कोकेन प्रोडक्शन 50,000 रुपीज़ से 1 लाख रुपए तक जाता है तो उससे उसकी फाइनल प्राइस पर सिर्फ 50,000 रुपीज़ का ही फर्क पड़ेगा, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पर मेन मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन में है और उन्होंने वो मार्जिन हमेशा इंटैक्ट रखी है, जिसकी वजह से प्राइसेस स्टेबल रही है। अब उसके बाद अगला सवाल आता है कि इस पूरे बिजनेस में अल्टीमेट बेनिफिशियरीज कौन हैं। ज़्यादातर ड्रग्स के जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे अगर हम तालिबान के टोटल रेवेन्यू को देखें तो उनका 60% रेवेन्यू ड्रग्स से आता है, यानी हेरोइन से आता है। वही अगर हम कोलंबिया और मेक्सिको जैसी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग कार्टल्स इसके बेनिफिशियरीज हैं, जैसे कि सिनालोआ कार्टल, तिजुआना कार्टल और पाब्लो एस्कोबार का मेडाइन कार्टल। अपने ड्रग बिजनेस से पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया था
कि जब एक बार उसकी लड़की को ठंड लग रही थी तब उसने सीधे $2 मिलियन जला दिए थे। हर महीने अपने नोटों को संभालने के लिए उसे $2500 के रबर स्टैंप्स लगते थे। साथ ही ड्रग कार्टेल और टेररिस्ट बड़े आसानी से इन पैसों को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। कोलंबिया में कई सारे कार्टल्स हजारों लोगों को $1000-2000 दे देते हैं, फिर वो लोग अपने बैंक अकाउंट में उसे डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करने के बाद एक कॉमन अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम ने इस चीज़ को पकड़ लिया। उसके बाद अब वो एक नई इनोवेशन के साथ आए हैं जिसमें वो ड्रग से मिले पैसों से कुछ गुड्स खरीदते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर क्लॉथ्स, और उन्हें खरीदने के बाद उन्हें बेचते हैं और बेचकर जो पैसा आता है उसे वाइट मनी दिखा देते हैं। बस इसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की जो उन्हें ड्रग से मिले पैसों से गुड्स दे सके। हम देखते हैं कि कई सारी कंट्रीज में ड्रग्स बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रग्स की जो ट्रेडिंग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हेरोइन का प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पर है, कोकेन का प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड हाई पर है। तो सवाल ये आता है कि बैन के बाद भी ये चीज़ें रुक क्यों नहीं रही हैं? तो इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न है एडिक्शन। ये कुछ इस तरह की एडिक्शन है कि जिसे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ खास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपने नार्कोस सीरीज की शुरुआत में देखा होगा कि जब एक चूहे को कोकेन खिलाने के बाद में कोकेन और फूड दिया जाता है और साथ में पानी भी दिया जाता है, तो वो हमेशा कोकेन को ही चुनता है और बाद में कोकेन खाकर मर भी जाता है। ये एडिक्शन कुछ इसी तरह की है और इसी पर सोल्यूशन पाने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक नया सोल्यूशन लाया। उन्होंने ड्रग्स को लीगलाइज किया मतलब खुलेआम बेचना नहीं शुरू किया। उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो भी लोग ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहे हैं उन्हें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है ड्रग्स को खरीदने के लिए, और इसीलिए वो साइड बाय साइड ड्रग्स की ट्रेडिंग भी करते हैं ताकि उसी पैसों से वो ड्रग खरीद पाए और अपना शौक पूरा कर पाए। और इसलिए स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने कई डॉक्टर्स को ये अलाउ किया कि जिन लोगों को एडिक्शन है ड्रग्स का, उन्हें आप फ्री में ड्रग्स प्रोवाइड कीजिए और उन्हें इन चीज़ से बाहर निकालिए। जैसे ही ऑलरेडी एडिक्टेड लोगों को फ्री में ड्रग्स मिलने लगा, उन्होंने ड्रग की ट्रेडिंग बंद कर दी, जिससे ड्रग्स का ट्रेड वहाँ पर पिछले 20 सालों में ड्रास्टिकली कम हो गया है। अगर आप ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं या फिर उसके सप्लाई चेन का आप हिस्सा हो तो आप एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए कि आप वॉयलेंस को फंड कर रहे हैं। तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हायरेक्ट ऐप को ज़रूर चेकआउट कीजिए।